किताबें सभ्यता की वाहक हैं। इनके बिना इतिहास मौन है और साहित्य गूंगा। ये वो विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा सकती है, उन लोगों को भी जानकारी दे सकती है जिन्होंने इस वक्त दुनिया में जन्म ही नहीं लिया। और इसीलिए खुद भी किताबें पढ़ने की आदत डालिए और अपने बच्चों में भी ये शौक़ पैदा करिए। साथ ही हर रोज़ हमसे यूं ही मुलाकात करते रहिए आपके पसंदीदा शो धरती धुरारी में। मैं हूं आपके साथ नाहिद अख्तर। स्वागत, अभिनंदन आपका। दर्शकों, जैसे हमने जिक्र किया किताबों का, तो आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो कुछ ऐसी ही ख़ास शख्सियत है जिनका मानना ये है कि जो ज़िंदगी है वो एक बेहद खूबसूरत किताब है और उसे इतनी खूबसूरती और जिंदा दिली से लिखना चाहिए कि हर कोई इसे पढ़ने का शौकीन रहे। तो चलिए उनकी ज़िंदगी की किताब के कुछ पन्ने पलटते हैं और मिलते हैं लेखक और गांधी विचारक रिजवान इजाज़ी साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धुरारी के इस मंच पर। सर, जिस तरीके से जिक्र ही किताबों से हुआ है और बात ही किताबों से हुई है और आप लेखक हैं और लिखने के तो खास ही शौकीन हैं, तो सबसे पहले क्यों ना हम जिंदगी का पहला जो पन्ना है वो पलटते हैं और जब उस पहले पन्ने में देखते हैं तो वो अल्फाज होता है बचपन, जो बेहद खूबसूरत होता है। तो क्यों ना आज इस कार्यक्रम की शुरुआत उन खूबसूरत यादों के साथ करें। तो कैसा था बचपन का आपका दौर? जब आपने बचपन को खूबसूरत कह दिया है तो मैं खूबसूरती के बारे में ही बात करूँगा। और ज़िंदगी में खुशी और गम को जिसने एक साथ मान लिया, दोनों पहिए मान लिए, उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। बहुत अच्छा बचपना तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वालदा की जो थोड़ी सी तबीयत ख़राब रहा करती थी, एक दिमागी उनकी वजह से हालत थे, उस वजह से हम बचपना हमारा बहुत सहमा हुआ, डरा हुआ ऐसा गुजरा करता था। लेकिन उससे एक ये चीज़ आ गई कि हम एक सेंसिटिव बन गए, एक संवेदनशील बन गए। किसी का दुख, किसी की तकलीफ़, किसी की परेशानी को देख के खुद जो है परेशान हो जाते हैं, किसी की आंखों में आंसू देख के खुद आंसू आ जाते हैं। तो शायद ये ऐसा लगता है कि इससे मेरी ज़िंदगी और खूबसूरत हो गई है। आज भी जो ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को जो देखता हूँ, पाता हूँ, तो उसमें अपने बचपन की उन गम तकलीफ़ों को ज़्यादा महसूस करता हूँ। बिल्कुल सही कहा जाता है कि कुछ खट्टी यादों का सफ़र होता है और कुछ मीठी यादों का सफ़र होता है और हम उन दोनों को साथ लेकर चलते हैं। और वाकई जिस तरीके से दिन रात होते हैं और उसी तरीके से ज़िंदगी में खुशी और गम होते हैं, और जब तक गम ना आए तो शायद हमें खुशियों का अंदाज़ा भी नहीं होता। तो इस खुशी गम के खट्टे मीठे सफ़र के अंदर लेखक बनने का जो एक विचार मन में आता है, क्योंकि लिखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसे आने वाली कई पीढ़ियां पढ़ रही होती हैं और आपके व्यक्तित्व के बारे में जान रही होती। तो लिखने का शौक़ आपको क्या बचपन से ही हुआ या आगे जाके कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि नहीं, मुझे कुछ लिखना चाहिए? इंसान विचारशील प्राणी है और उसका व्यक्तित्व है। इंसान अगर कुछ करने की कोशिश करता है तो इसका व्यक्तित्व सामने आता है। मेरी नज़रों में तो इंसान और जानवर में ये फ़र्क है कि इंसान जो है एक क्रियाशील है, सक्रियता रहती है उसकी ज़िंदगी के अंदर। अगर हम हमारी ज़िंदगी को कुछ कर गुज़रते हैं, कुछ इतिहास हम बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें या तो लेखक होना चाहिए, या गीतकार होना चाहिए, या संगीतकार होना चाहिए, या विचारक होना चाहिए, या वैज्ञानिक होना चाहिए, या कोई तामीर करके दें हम इस समाज के लिए, ताकि हम जब चल जाएँ तो हमारे पीछे एक इतिहास बन जाए, एक लोग हमें याद करें। ये एक मेरे महत्वाकांक्षी शुरू से रहूं और मेरे लिखने की वजह यही रही कि मैं वैज्ञानिक बन नहीं सका जी, मैं कोई गीतकार बन नहीं सका। तो एक लेखन मुझे ऐसा लगा कि अपने दिल की बात को एक सच्चाई से छोटे छोटे अल्फाजों में लिखता हूँ और उसको लोग पसंद करते हैं, इसलिए मुझे अच्छा भी लगता है। बहुत खूब। आपने जो विचार की बात कही है ये वाकई बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत ही खूबसूरती से पेश की। और जिस तरीके से अभी मुझे चूँकि आप गांधी विचारक भी हैं, तो मेरे जहन में एक गांधी जी की बात आई है कि जैसा आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। तो यही सोच एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में कितनी इम्पॉर्टेंट होती है कि हमें एक अच्छी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। आपका क्या मानना है? विचार ही वो चीज़ है जो इंसान और जानवर के अंदर एक फ़र्क महसूस करती है जी। विचार जानवरों को भी आते होंगे, कोई उन तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन इंसान जो विचार करता है वो उसके अल्फाजों में आता है। जो अल्फाज आते हैं वो उसके कर्मों में आ जाता है, और जिस तरह हम एक्ट करते हैं, जिस तरह हम कर्म करते हैं, वही हमारी नियति बन जाती है। अगर हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो हम कुछ कर गुजरेंगे। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम हर काम के अंदर जो है नेगेटिवनेस देखेंगे, उसके अंदर जो है उसकी मीन मैक देखेंगे, और वो इंसान को मैं अच्छा नहीं मानता जो नेगेटिव रहता है।
बहुत खूब। और एक अच्छी बात भी है, और जाहिर सी बात है कि जब भी हम एक दिन की शुरुआत करें तो हम पॉजिटिव थॉट के साथ, एक सुबह की ताजगी के साथ, या ये कहें कि अच्छे विचारों के साथ अगर दिन की शुरुआत करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहा है। और कहा भी जाता है ना कि जिस तरीके से हम कपड़ों का सिलेक्शन करते हैं कि आज हम क्या पहनेंगे, कैसे तैयार होंगे, वही अगर हम ये विचार करें कि आज हम अपने दिमाग में कैसे विचार रखेंगे तो वो हमारे व्यक्तित्व का एक बेहतर निर्माण करते हैं। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगी, जहाँ व्यक्तित्व की बात चल रही है, लेखनी की बात चल रही है, वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट है गांधी जी, राष्ट्रपिता हमारे देश के। और आज भी करोड़ों लोग उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, उनके नक्श कदम चलना चाहते हैं। आपके मन में कब ये विचार आया कि मुझे लिखना चाहिए और गांधी जी पे लिखना चाहिए? जो मेरी विचारधारा रही है, अहिंसा, सत्य, ये मेरी शुरुआत से, मेरे बचपन से रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं तकलीफ़ में रहा हूँ, तो किसी को परेशान करना मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। और गांधी जी को मैं पसंद करता था, गांधी जी के बारे में पढ़ना भी चाह रहा था। लेकिन एक कहावत है, गांधी मजबूरी का नाम है जी। और सफ़र में ज़िंदगी में हमेशा एक सफ़र करता हूँ, और सफ़र में ही मेरे थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। तो साथ में कुछ किताबें रखता हूँ, जैसे मेरे साथ अभी किताबें हैं, उन किताबों को रखता हूँ। तो एक बार मैं मेरी किताबों में सफ़र के दौरान किताबों की जो मेरा बैग है उसको भूल गया, लेकिन मेरे बैग में एक गांधी जी की सत्य प्रयोग जो है वो हमेशा रहा करती थी। मेरे एक छोटी सी किताब थी, 35 रुपये की किताब थी। तो जब मेरे पास कोई किताब नहीं थी तो मजबूरी में मुझे गांधी जी की वो सत्य के प्रयोग पढ़ना पड़ी। और जब मैं गांधी जी के सत्य के प्रयोग को पढ़ रहा था तो मैं बार बार उसके मुख्य पृष्ठ की ओर जाता था, क्या कि मैं वाकई में गांधी जी को पढ़ रहा हूँ। उसमें मुझे कहीं लगा ही नहीं कि मैं एक राष्ट्रपिता को, उसके पहले महात्मा गांधी जी की एक बहुत बड़ी एक इमेज थी, मैं एक बहुत विशाल व्यक्तित्व को समझ रहा था। लेकिन लगा नहीं, वो तो हमारे जैसे एक इंसान थे, हमारे जैसे गलतियां करते थे, हमारे जैसे झूठ बोलते थे। लेकिन उन्होंने हर बात को इतनी सच्चाई के साथ पेश कर दिया कि मैं उसके बाद से गांधी जी का मुरीद हो गया। और उसके बाद मैं उनके बारे में पढ़ता चला गया, लिखता चला गया, और मैंने बहुत सारी किताबें लिख डाली, और अपने ख़यालात, अपनी ज़िंदगी को भी मैंने गांधी जी के जैसा ही बना डाला। बहुत खूब। और यही वजह है कि आज भी करोड़ों भारतीय, न सिर्फ देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग उनके विचारों पर चलना चाहते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम चलना चाहते हैं। यहाँ बात आपने सफ़र की है, और सफ़र का एक वाक़या ये भी है कि जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे तो उन्हें कहा गया था कि सबसे पहले वो 1 साल जो है भारत का भ्रमण करें, तब वो भारत के बारे में पहचान पाएंगे। सफ़र के शौकीन आप भी हैं, कई किलोमीटर तक अकेले गाड़ी चलाना और उस सफ़र को एंजॉय करना, ये सफ़र ज़िंदगी में कितना कुछ सिखाता है, क्या कुछ नया ज्ञान देता है? नाहिद, अगर आप मेरी किताबों में जाएंगी तो उसमें ज़्यादातर जो सबक हैं वो सफ़र के दौरान के हैं। जब मैं सफ़र में चलता हूँ तो अपने साथियों को देखता हूँ, उनमें अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरा तो कोई है नहीं दुनिया के अंदर, कमियां सब में हो सकती हैं। तो उन कमियों को देख के ही मैंने मेरी किताबों में अपने लिखा, चाहे वो गंदगी फैलाने वाली बात हो, या ज़ोर ज़ोर से मोबाइल पे बात करना हो, या कोई भी चीज़ मैं सफ़र के दौरान ही देखी। और वाकई में सफ़र, पूरा हिंदुस्तान में सफ़र किया, बाहर जाने का तो एक बारी मौका आया था मुझे। लेकिन इस सफ़र के दौरान मैंने जो महसूस किया वो ये कि हमें बहुत कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है हमारे अंदर, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर, स्पेशली हिंदुस्तानियों को। गांधी जी को भी मैं मान कर चलता हूँ कि जब वो यहाँ पे आए थे साउथ अफ्रीका से, और गोखले जी को अपना गुरु मानते थे। जी बिल्कुल। और गोखले ने उनसे कहा कि गांधी तुम यहाँ पे आए हो, गांधी तो नहीं, मोहनदास कहा करते थे उनको, कि मोहनदास तुम यहाँ पे आए हो तो सबसे पहले 1 साल तुम पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करो और यहाँ की जनता को देखो, जनता से मिलो। उनको घूमना ऐसा नहीं था कि फर्स्ट क्लास के अंदर घूमते चले गए, एसी कंपार्टमेंट में घूम गए, वो 3rd क्लास के अंदर बैठ के भीड़ भाड़ के अंदर, बीड़ियों के बीच में, गंदगी के बीच में उन्होंने 1 साल पूरा गुजारा। और अगर देखा जाए तो गांधी महात्मा उसी वक्त बने जब उन्होंने 1 साल हिंदुस्तान का भ्रमण किया, यहाँ की समस्याओं को देखा, और उनके बहुत सारे एपिसोड हैं। आप उन जो अगर वो किताब पढ़ेंगी, सत्य के प्रयोग, जो आत्मकथा है उनकी, तो उसमें आप पाएंगे कि वाकई में उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया वो इस सफ़र के दौरान ही हासिल किया। बिल्कुल, बेशक। और कहते हैं कि जब भी हम कोई सफ़र कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें छोटी बड़ी बहुत सारी सीख मिलती है जो हमें एक अच्छे इंसान, एक शख्सियत बनने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और नया कुछ सिखाती हैं।
और वो सफ़र बेहद ज़रूरी भी होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, अभी आपने जिक्र किया, तो वही वो दौर था जब बापू ने ये सोचा कि जिस तरीके से वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर कर आए थे जब साउथ अफ्रीका से, और भारत आने के बाद उन्होंने अपनी शान शौकत की ज़िंदगी छोड़कर महज एक लंगोट में जीवन व्यतीत करने को सोचा। ये विचार कहाँ आपके नज़रिए में आया होगा और क्या मायने हैं आपके लिए इन चीज़ों के? मैं इसके पहले जाना चाहूँगा जी, कि जब वो यहाँ से इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए, बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने एक बदलाव देखा हिंदुस्तान की और ब्रिटेन की ज़िंदगी के अंदर, भारत की ओर। उस टाइम हिंदुस्तान नहीं था, भारत और ब्रिटेन के अंदर बहुत फ़र्क था उस वक्त जो है। और वहाँ जाके उन्होंने कंपेयर किया कि हम हिंदुस्तान में कैसे रहते हैं या ब्रिटेन में कैसे रहते हैं। जब वो वहाँ से पढ़ के आए तो उसके बाद उनका काफ़ी जहन बदला उनका। और लेकिन वो मेरी तरह ही एक डरे हुए, सहमे से, सकुचाए हुए ऐसे इंसान थे। और एक नन्नू देवी का मुकदमा उनके पास आया सबसे पहला, मैं वो किस्सा ज़रूर सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। 30 रुपये का उनको फीस मिली गई और कैसा भी छोटा सा केस था जो कोई भी वकील खड़ा होकर उसको ठीक कर सकता था, उसको जो है जीत सकता था। गांधी जी जब मजिस्ट्रेट के सामने जाके खड़े हुए तो वो हाथ पांव कांपने लगे, उनके आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पसीना पसीना हो गए, वो धम से कुर्सी पे बैठ गए। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा ये मुकदमा मुझसे नहीं होगा। उन्होंने अपने जो असिस्टेंट था, साथी था, उसको बुला के कहा भैया ये पैसे वापस दे दो। उनके 30 रुपये नन्नू देवी के पैसे दिए। उस नन्नू देवी ने दूसरे वकील को किया, 50 रुपये में वो केस जीत गया। ये मैं गांधी जी के बारे में बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसा इंसान जो मेरी तरह डरपोक भी होता है, सहमा हुआ होता है, मैं भी बहुत जगह सहमा हुआ और क्योंकि मेरा बचपन ऐसा गुजरा था जो है, लेकिन जब आपके अंदर किसी सफलता, जब आप सफलता हासिल कर लेते हैं उसके बाद एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा चला जाता है। जब वो ये हालत हो गई गांधी जी की, क्योंकि हम चूँकि गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें गांधी जी के बारे में बताऊँ जो आमतौर पर एक हिंदुस्तानी नहीं जानता है। बिल्कुल। तो उसके बाद जब उनको कोई मुकदमे नहीं मिल रहे थे तो फिर उन्होंने एक मुंशीगिरी शुरू कर दी। उन्होंने बैरिस्टर जो इंग्लैंड से पढ़ के आया था, वो एक एप्लीकेशन लिखते उसी बीच एक मुकदमा मिला उनको, डरबन में एक मुकदमा मिला। और उस मुकदमे में जो है वो जब वहाँ पे गए और वो जब साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से एक तकलीफ़ें देखी, वहाँ पे जिस तरीके से एक हिंदुस्तानियों के साथ एक छुआछूत, एक उनको एक दोहरी ज़िंदगी जिस तरह दिखाओ, तो गांधी जी ने वहाँ पे एक मुहिम चलाया। और सबसे पहले तो सत्यता को उन्होंने वहीं पे देखा। उनकी सत्यता की जो बात थी वो उनकी माँ से उनकी ज़िंदगी में आई कि उनकी माँ बहुत व्रत करती थी, उपवास उन्होंने ज़िंदगी में गांधी जी ने वहीं से सीखा अपनी माँ से ही। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सच्चाई के साथ में उस मुकदमे को हल किया। वकील क्या करते हैं आमतौर पे कि समझौता नहीं करवाते हैं, लेकिन गांधी जी ने उनकी जो दोनों पार्टी, वो दोनों रिश्तेदारी थे, उनके अंदर समझौता करवाया और उसके बाद उनको यहाँ आने का वक्त हुआ। जब गांधी जी यहाँ आ रहे थे तो उस बीच उन्होंने वहाँ पे अपनी काफ़ी इमेज बना ली, बहुत अच्छी छवि बनाई। और उनके विदाई समारोह हो रहा था, उसमें अखबार के अंदर उन्होंने पढ़ा कि साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है वो हिंदुस्तानियों से वोट का अधिकार छीनने वाली है जी। उन्होंने उस वक्त बताया कि ये आप लोगों का तो वोट छीन रहा है। तो उन्होंने कहा, सारे साउथ अफ्रीका के जो इंडियंस थे, उन्होंने कहा आप मत जाइए वहाँ पे, आप रुक जाइए, आप हमारी पैरवी करिए। और उसके बाद जो गांधी जी रुके तो रुके रह गए। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने जो आंदोलन किए, जो उन्होंने अनशन किए, जो सारे किस्से हैं जो आप किताबों के अंदर पढ़ेंगे, या हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तो उससे वो जो मोहनदास था वो एक गांधी बना है। और जब वो यहाँ से जब हिंदुस्तान आए, उसके बाद उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो आपके सामने है। बेशक, और वो वाकई एक मिसाल है। यहाँ जहाँ जब हम बापू का जिक्र करते हैं तो सत्य अहिंसा की बात होती है, पर एक बात होती है उपवास। और कहा जाता है कि हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, उपवास, व्रत या रोज़े बेहद ज़रूरी है। वो तन के साथ मन की शुद्धि भी होती है। गांधी विचारक हैं आप, आपकी नज़र में ये कितने ज़रूरी हैं? साइंस भी इस बात को मानती है कि आपकी जो इंटेस्टाइन्स है, आपके जाते हैं, उनको भी जो है उनको भी आराम की ज़रूरत होती है। और चूँकि मैं तो एक शाकाहारी इंसान हूँ तो मेरी आँखें तो हमेशा बिल्कुल साफ़ सुथरी ही रहती हैं। और मेरा मानना ये है कि उपवास, रोज़े, व्रत ज़रूरी है। गांधी जी के बारे में भी कहा है कि उनकी माँ सारे उपवास रखती थी और कोई भी वो उपवास नहीं छोड़ती थी, व्रत नहीं छोड़ती थी। आप यकीन नहीं करेंगी कि जिस वक्त वो व्रत रखती थी तो उसमें जैसे चंद्रमा को देख के व्रत खोलना है, बादल हो रहे हैं और गांधी जी बाहर खड़े रहा करते थे कि चांद दिख जाए। वो जैसे चांद दिखता तो माँ को बुलाती, माँ आती तो देखती कि वो वापस जो है चांद बादलों में छिप गया है।
फिर वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, आज मेरे मुकद्दर में जो है ये व्रत तोड़ने का नहीं है, मैं कल तोड़ूंगी। इस तरीके से गांधी जी ने देखा कि व्रतों की क्या महिमा है, क्या उपवास की महिमा है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे, मेरे ख्याल से 21 उन्होंने उपवास किए, और उनके हर उपवास ने उनको एक नया गांधी, एक नई दिशा दी, एक नया उन्होंने कोई निर्माण किया वहाँ पे जो है। बिल्कुल, तभी कहा जाता है कि इससे ना सिर्फ तन की शुद्धि होती है बल्कि मन की शुद्धि होती है। कहीं ना कहीं हमें आभास होता है कि जब सामने वाले व्यक्ति के पास अन्न नहीं है, भूखा है, तो उसे कैसा महसूस हो रहा है। भूख प्यास का एहसास तभी होता है जब हम खुद उसको महसूस कर सकते हैं, वरना शायद नहीं। यहाँ एक जिक्र करूँगी मैं 30 जनवरी के दिन का, वो दिन जब नाथूराम गॉडसे ने बापू के सीने में 3 गोलियाँ मारी और बापू इस दुनिया को छोड़कर चल गए। आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिन एक खलश बन के उठता है कि क्या रहा और क्यों रहा। गांधी विचारक होने के नाते आपके लिए शहीद दिवस क्या मायने रखता है, क्या है आपका नज़रिया? बहुत साल तक संघर्ष किया गांधी जी ने सालों संघर्ष किया, और ऐसा संघर्ष किया कि जहाँ कई दफ़ा उनकी जान पे बनाई, साउथ अफ्रीका में भी और हिंदुस्तान के अंदर भी। जहाँ पे इस संघर्ष के दौरान गांधी जी उनकी डेथ नहीं हुई, उनकी हत्या नहीं हुई, वो उनका देहांत नहीं हुआ, लेकिन हम आज़ाद हिंदुस्तानी 6 साल भी हम गांधी जी को जिंदा नहीं रख सके। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ और 30 जनवरी को उनका जो इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हुई। हम आज़ाद हिंदुस्तानियों के लिए जो है बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक खलश ये दिल में हमेशा रहेगी कि शायद हम और कुछ ज्ञान ले सकते थे। यहाँ एक जिक्र आता है हमेशा जो मेरे जहन में, चूँकि गांधी जी के बारे में पढ़ने का शौक़ मुझे भी बहुत है, कि पिता जो शब्द होता है, सिर्फ हमने राष्ट्रपिता उन्हें ही माना है, और पिता शब्द अपने आप में बहुत कुछ लिए होता है। कहा जाता है ना कि अगर माँ के पैरों में जन्नत है तो पिता उसका रास्ता है, उसका दरवाज़ा है, पर उसके जो सेक्रीफाइस होते हैं वो कहीं नज़र नहीं आते। उसी तरीके से इस राष्ट्र को, इस भारत के निर्माण में जो बापू का योगदान है वो बहुत अहम है, और उनके बिना शायद ये देश का निर्माण संभव नहीं था, चाहे वो as स्वच्छ भारत अभियान हो, सफाई हो, या शायद सत्य अहिंसा पे चलने का पाठ हो। आपका क्या नज़रिया है, क्या सोच है इस बारे में? गांधी जी की एक किताब है सत्य के प्रयोग, जिसका कि मैंने जिक्र किया था कि मैंने उसको मजबूरी में पढ़ डाला। गांधी जी को अगर आपको जानना है तो सिर्फ कुछ मत कीजिए, उस सत्य के प्रयोग को पढ़ लीजिए। सत्य के प्रयोग के अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर उस लम्हे को लिखा जो अच्छा भी था, जो बुरा भी था, जो उनके अचीवमेंट्स भी हुए। सत्य के प्रयोग अपने आप में एक महाकाव्य है, और वह एक ऐसा समंदर है जिसमें से हज़ारों लाखों बाल्टी निकाली जा चुकी है। आज हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर हर शहर में, हर देश में उसके ऊपर एक परिचर्चाएँ हो रही हैं, लोग उनमें से किताबें पढ़ रहे हैं, नई नई किताबें लिख रहे हैं। गांधी जी की जो ज़िंदगी है, हम सिर्फ उसको आज़ादी तक सीमित नहीं मान के चलें। गांधी जी की जो ज़िंदगी है वो एक संपूर्ण ज़िंदगी है, जिसमें उन्होंने हर चीज़ को महसूस किया है। स्वराज उन्होंने लिखी है। स्वराज एक मिल मालिक और मजदूर के बीच जो संबंध है उसके बारे में लिखा है। किस तरीके से एक किसान की समस्या के बारे में लिखा है, बालक कैसे होना चाहिए उसके बारे में लिखा है, विद्यार्थी कैसे होना चाहिए उसके बारे में लिखा है, परिवार कैसे होना चाहिए उसके बारे में भी लिखा है। तो मेरा ये मानना है कि गांधी जी को अगर जिसने पढ़ लिया, या गांधी जी को जिसने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, उसकी ज़िंदगी एक इतनी सहज, इतनी सरल और इतनी क्रिएटिव हो जाती है कि वो उसके बाद उसको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही है। यहाँ हम जब लेखनी का जिक्र करते हैं, और गांधी जी पे आपने भी कई पुस्तकें लिखी हैं, उसमें से एक है गांधी कैसे बने आंधी। उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ खास है इस पुस्तक में? मैंने गांधी जी की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, और कई किताबें तो 5-5 हज़ार रुपये किताब की उसकी कीमत रही है। कोई 5,000, कोई 30,000, कोई 4,000। और सबसे बड़ी बात तो जो मुझे जो अफसोस हुआ था वो इस बात का था कि जो सत्य के प्रयोग है वो भी 60 साल तक, कोई भी किताब जब लिखी जाती है तो 60 साल तक उसको कॉपीराइट रहता है जी। तो उस किताब के लिखने के 60 साल तक उसको भी कॉपीराइट किया गया, मतलब कोई उसको प्रकाशित नहीं कर सकता था। जब 60 साल पूरे हुए और मैंने जब उस किताब को देखा था, बहुत सारी गलतियां थी, या ये समझी कि गांधी जी ने गुजराती में लिखा था जी, और उसका जो ट्रांसलेशन था वो सही नहीं हो पाया कई था। बार होता है।
तो मैंने इस किताब को लिखा, सत्य के प्रयोग को जो है। जब इस सत्य के प्रयोग को अपने तरीके से मैंने इसको लिखा, बहुत सारा इसके अंदर बदलाव किए, बहुत सरल किया, क्यों गांधी जी के बहुत सरल थे जी। और उनकी भाषा को आप इतने क्लिष्ट लिख दोगे तो ये अच्छा नहीं था। फिर हमने इसको बहुत अच्छे आवरण के अंदर लिया, हमने बहुत अच्छी इसके पेज लिए, और मैं मान के चलता हूँ, मुझे थोड़ा गर्व भी होता है कि सत्य के प्रयोग, ये हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप दिखाएं, और बिल्कुल ये मोहनदास करमचंद गांधी सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा ये किताब है जो आपने लिखी। क्या कुछ खास है, आपसे जानना चाहूँगी साथ ही इस पुस्तक के बारे में। इसमें गांधी जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में लिखा है जी। और इस किताब में जितनी भी आपने अपने बचपन में जो पढ़ी होगी आपको, कि वो सब कुछ इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। और इस किताब को पढ़ने के बाद ही मैं गांधी जी को इतना जान पाया। और इस किताब को मेरा तो यहाँ तक मानना है कि सरकार को इस किताब को 10वीं 11वीं किसी भी क्लास के अंदर एक अनिवार्य रूप से शुरू कर दें। फिर आप देखिएगा कि लोगों के दिमाग में गांधी जी की वास्तविक जो छवि वो कैसे बनेगी। इसके बारे में कितनी ही बातें कही जाती हैं, वो इसलिए कही जाती हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे उनके बारे में अच्छा नहीं बोला जा रहा है। तो जब तक हम गांधी जी की इस किताब को नहीं पढ़ेंगे, गांधी जी के साहित्य को नहीं पढ़ेंगे, हम गांधी जी को नहीं पहचान पाएंगे। अफसोस इस बात का है नाहिद कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त उनकी एक आवाज़ के ऊपर, आज तो सोशल मीडिया है, एक सेकंड में कोई बात पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है। उस वक्त तो एक ख़त लिखा करते थे और उस खत से पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाया करता था, पूरा हिंदुस्तान आमरण अनशन करने लगता था, पूरा हिंदुस्तान कपड़े की होली जलाने लगता था। और एक वो दौर था जब सारा देश उनको सुनता था। आज पूरी दुनिया उनको पढ़ रही है, आज दुनिया उनको जान रही है और हम उनको नहीं पढ़ रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें किताबों से दोस्ती करना चाहिए और कहीं ना कहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमें असली चीज़ बताएंगे। यहाँ एक चीज़ जिक्र करना चाहूँगी मैनेजमेंट के बारे में। आपने इसके बारे में लिखा भी है कि गांधी जी का जो मैनेजमेंट है वो आपकी एक किताब के तौर पर है। कितना ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट एक व्यक्ति की ज़िंदगी में, और किस तरीके से गांधी जी ने उस टाइम मैनेजमेंट को या उस मैनेजमेंट को अपनी ज़िंदगी में उतार कर हमें आज़ादी के रास्ते तक पहुँचाया। ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। जैसे मुझे ये मालूम था कि आज मेरा यहाँ पे आप इंटरव्यू लेने के लिए आ रही हैं, तो मैं आज सुबह से मैंने इसकी प्लानिंग करी, 1 मिनट भी मैंने कहीं देरी नहीं रखी मैंने जो है। और चूँकि हम ये हमारे साथी है, ज़्यादातर कंट्रीज़ में टाइम को बहुत पाबंद माना जाता है। हम कहते हैं कि 12 साढ़े 12 बजे आ जाएंगे। मेरे फूफा थे आबिदी साहब, इश्तियाक आबिदी, बहुत बड़े वो प्रोफेसर रहे हैं। तो वो कहते थे कि राजीव गांधी हमें जो बुलाते थे तो कहते थे कि आबिदी, मिस्टर आबिदी 2:21 पे आइए, 2:29 पे आइए, 12:05 पे आइए, 6 मिनट पे आइए। हम कहते थे मैं 2-3 बजे पहुंच जाऊंगा, तो 2 से 2:30 बज जाता, 2:30 का 3 भी बज जाता, 3 का 4 भी बज जाता था। अगर हम हमारी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर ज़िंदगी में हमने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छी चीज़ कही है आपने, और इसके लिए मैं आपसे जानना भी चाहूँगी, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है, और मेरा मानना क्या हर किसी का यही मानना और सोच है कि जो हमारे देश के बच्चे हैं ना, वही हमारे देश का भविष्य है। अगर आज उनमें अच्छी आदतें होंगी तो भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे होगा। उनके लिए कितना ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट करना। आज की जो पीढ़ी है वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। बिल्कुल। आज की जो पीढ़ी है वो हमसे ज़्यादा एडवांस है। आज की जो पीढ़ी है वो हमसे बहुत पहले जवान हो जाती है। आज की जो पीढ़ी है उसके पास बहुत कुछ है, उसके पास स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, गैजेट्स हैं, मोबाइल, जी हाँ, हर चीज़ उसके पास मौजूद है। आज मैं मोबाइल को इतना अच्छे से नहीं चला सकता जितना मेरा 8 साल का पोता चला लेता है। ये एक एडवांस जो जनरेशन है ये टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से जानती है। आज की जो पीढ़ी है वो आपको लैला मजनू में नज़र नहीं आएगी। आज की जो पीढ़ी है वो करियर ओरिएंटेड पीढ़ी है। आज की जो पीढ़ी है वो इस दुनिया को जानना चाहती है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन इस तेज़ी के साथ में कहीं ना कहीं हम हमारे नैतिक मूल्यों को खोते जा रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल तरक्की करना चाहिए, बिल्कुल। आप पूरी दुनिया एक मुट्ठी में आ गई है, दुनिया एक बहुत छोटी हो गई है, लेकिन हम हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो कल्चर है, हमारी जो एक सामूहिक परिवार की जो चीज़ थी वो हम ख़त्म होती जा रही है।
तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि हम ज़रूर आगे बढ़ें, ये युवा पीढ़ी ज़रूर आगे बढ़े। मैं खुद युवा रहता हूँ, मैं खुद अपने आप को एक युवा महसूस करता हूँ, बच्चों के बीच में रहता हूँ, जवानों के बीच में रहता हूँ, उनके जैसा ही महसूस करता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बेशक आगे बढ़िए, आप बेशक ये नई चीज़ों को आप एडॉप्ट करिए, लेकिन अपने कल्चर को ना भूलें। और इस करियर को बनाने के साथ साथ एक नैतिकता, क्योंकि बहुत जल्दी कोई चीज़ हासिल करने के साथ ही होता है कि हमें उसकी कदर नहीं रहती। बिल्कुल। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि हमें जो है इन किताबों का ज़रूर साथ रखना चाहिए। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है कि मेरी खुद की लिखने पढ़ने की आदत कम हो गई है, माफ़ कीजिएगा, मैं खुद सुधार करने की कोशिश करूँगा। और वो ज़रूरी भी कि हैं हम लिखते और पढ़ने का शौक़ हमेशा कायम रहे। यहाँ मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, चूँकि हमने किताबों पे ज़िक्र किया है, तो जब किसी को लिखने का शौक़ होता है तो उसे अच्छा सुनने का भी शौक़ होता है, और आप नज़्म कहने और सुनने के बड़े शौकीन हैं, चाहे कविताएं सुनने का शौक़ हो। तो क्यों ना आज हमारे दर्शकों को आप अपनी ही ज़बान में अपनी पसंदीदा एक नज़्म सुना दें। एक नज़्म है जो मैंने सबसे पहले 1978 में पढ़ी थी, उसके बाद सैकड़ों दफ़ा मैंने उसको पढ़ा है और कई बहुत तालियां पाई हैं मैंने उसमें। वो फिल्म कभी कभी से थी, बिल्कुल, जिसका अमिताभ बच्चन ने उसमें कहा कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आज मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ तक कामयाब होता हूँ। ये जो नज़्म थी ये साहिर साहब ने लिखी थी। साहिर साहब का और अमृता प्रीतम का जो इश्क है वो दुनिया के सामने है। एक असफल प्रेम जो होता है, हाँ। तो उसमें उस एक असफल प्रेमी की भाषा है वो, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने उन्हीं के अल्फाजों में मेरी आवाज़ में पेश करूँ, और कहीं मैं अटकूं नहीं इस बात की कोशिश भी करूँगा, क्योंकि उर्दू के बहुत ऐसे अल्फाज हैं और अभी उसका मैं मतलब तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर कभी आप उसको ज़रूर कहीं यूट्यूब पे कहीं पढ़िएगा, देखिएगा। तो अर्ज़ है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुज़रने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी ज़िस्त का मुक़द्दर है, तेरी नज़र की शोआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगाना ए अलम होकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीमबाज आँखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव रहता। पुकारती मुझे जब तलखियाँ ज़माने की, पुकारती मुझे जब तलखियाँ ज़माने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती पुरहरा जब बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फ़ों के साये में छिपकर जी लेता। मगर यह हो न सका, मगर यह हो न सका, और अब यह आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जस्तजू भी नहीं। गुज़र रही है ज़िंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुज़र रहा हूँ कुछ अनजानी रह गुज़रों से। महीब साए मेरे संत बढ़ते चले आते हैं, हयात और मौत के पुरखार जालों से। न कोई ज़्यादा है मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में ज़िंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूँ मेरी हमनफस, मगर फिर भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बहुत खूब, और जितनी खूबसूरत ये नज़्म है उतनी ही खूबसूरती से आपने इसे पेश किया। और वाकई आज जब हमने आपकी ज़िंदगी की किताब को पढ़ने की कोशिश की, माना चंद ही पन्ने हैं जो हम पढ़ पाए होंगे, क्योंकि ये किताब बेहद खूबसूरत है, लेकिन शायद हमारे दर्शकों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा और वो और भी कुछ आपके बारे में जानना चाहते होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि वक्त कहता है कि नहीं, अभी बातों को अधूरी छोड़िए ताकि अगली मुलाकात पे उन्हें पूरी कर सकें। तो अभी वक्त हो चला है कि हम अपनी बातों को विराम दें, लेकिन गांधी विचारक होने के नाते ये ज़रूर कहूँगी कि आप हमारे देश के युवाओं को और हमारे दर्शकों को गांधी विचारधारा से जुड़ा क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं 3 बातें कहना चाहूँगा। नहीं, पहली बात यह है कि एक छोटा सा एक संस्मरण में है। एक माँ ट्रेन में जा रही है, एक बच्चा उसके साथ में है। माँ कोई पत्रिका पढ़ रही है और बेटा उसकी साथ बैठा हुआ किताब पढ़ रहा है। हम जैसे किसी ने उनसे पूछ लिया कि
आप अपने इस बेटे को किताब पढ़ना कैसे सिखाया आपने इसको जो है? तो माँ ने कहा कि मैंने इसको कुछ नहीं सिखाया, ये वही कर रहा है जो घर में करता हुआ देखता है। आज हम सब परेशान हैं, बहुत दुनिया आसान हो गई है मोबाइल की जो है, लेकिन हम जो है इस मोबाइल की ज़िंदगी में हमारे बच्चों को भी इतना ही डालते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं छोड़ रहे। मैं घंटों मोबाइल हाथ में रखता हूँ और मेरे बेटे से कहता हूँ कि मोबाइल छोड़ो, तो ये गलत है। कुछ घंटे हमें भी जो है हमारी इस मोबाइल से अलग हटके इन किताबों को देना ज़रूरी है। एक लेखक के रूप में नहीं, एक अच्छे श्रोता के रूप में, एक पाठक के रूप में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारी ज़हनीत को सुधारना है, हमारी इंसानियत को सुधारना है, मानवता को की ओर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें किताबों पे आना पड़ेगा। हमें किताबों को पढ़ने के कुछ घंटा आप अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा किताबों के लिए ज़रूर निकालें। एक बात ये। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो है तकब्बुर, घमंड, अभिमान। ये तकब्बुर वो है जो खुदा को भी पसंद नहीं है। इंसान 3 चीज़ों पे घमंड करता है। एक है खूबसूरती के ऊपर, दूसरा है उसकी शोहरत के ऊपर, और तीसरा है उसकी दौलत के ऊपर। ये सब चीज़ें वो हैं जो टेम्परेरी हैं। जी बिल्कुल। ये सब टेम्परेरी है। बहुत खूबसूरत लोगों को भी जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें उनकी लाश भी नहीं पहचानी गई है। कई बड़े बड़े लोग, बहुत करोड़पति अरबपति, मालूम पड़ा कि सड़कों पे घूम रहे हैं। और शोहरत तो आपने जाने कितने लोगों को आपने बहुत शोहरत से गुमनामे की ज़िंदगी में भी देखा है। तो अपनी ज़िंदगी से तकब्बुर को, अभिमान को, घमंड को हटा दीजिए। और तीसरी जो बात, जो गांधी जी वाली बात है, और वो ये बात ये है, नफ़रत से नफ़रत मिलती है, प्यार से प्यार मिलता है। हम जितना अपने ख़्यालों में प्यार को लेकर आएंगे, मोहब्बत को लेकर आएंगे, अपनापन को लेकर आएंगे, गांधी जी कहते थे जहाँ एक सर गिरेगा वहाँ पे 10 सर पैदा होंगे। उन्होंने किसी के साथ बदले की कार्रवाई नहीं की, इसलिए वो कहते थे कि जहाँ एक सर गिरेगा वहाँ पे 10 सर पैदा होंगे। हम किसी भी संप्रदाय से, इंसान से, धर्म से, मज़हब से, किसी से भी अगर हम नफ़रत करेंगे तो उससे नफ़रत ही मिलेगी। तो उनका जो सबसे बड़ा था कि सब एक मिलजुल कर रहें। मेरा यही आखिरी में आपको कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश दिया रिजवान साहब आपने, और वाकई हम भी यही कहेंगे कि हमारे जितने दर्शक हैं, हमारे पूरे देशवासी जो हैं, वो मिलजुल कर रहें और गांधी जी के विचारों को पढ़ें, उन्हें समझें और जीवन में कहीं ना कहीं उतारें। दर्शकों, अभी वक्त हो चला है कि हम आपसे इजाज़त लें। फिर मुलाकात करेंगे किसी ख़ास शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।